अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रावलपिंडी। आज का जो लेक्चर है फिजियोथेरेपी के बारे में है और फिजियोथेरेपी में एक मोस्ट कॉमन टर्म है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है क्या और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेसिकली किस वजह से होती है, किस प्रॉब्लम बेसिकली क्यों होता है, ये किस एज में ज़्यादा होता है और इसकी टाइप्स कितनी हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सिम्टम्स कौन सी हैं इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको डिस्कस करेंगे है क्या चीज़, बेसिकली ये इनहेरिटेड डिजीज़ है, यानी कि मूर्सी बीमारी है। किसी आबा अजदाद में किसी न किसी को होती है तो ये इनहेरिटेड हो जाती है। और सेकेंडली प्रोटीन की कमी होती है जिसकी वजह से ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है और ये एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसको डिस्ट्रोफिन कहते हैं, डिस्ट्रोफिन। और डिस्ट्रोफिन एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है, उसकी कमी होने की वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेसिकली इसमें मसल्स फंक्शन अपना छोड़ देते हैं, लूज़ हो जाते हैं और एट द एंड रिजल्ट ये होता है कि पेशेंट चलना फिरना बिल्कुल छोड़ देता है और लास्ट में व्हील चेयर पे आ जाता है। तो इसको हम सबसे पहले हम इसके टाइप्स को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे पास डकनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आता है। डकनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये मोस्ट कॉमन इन चाइल्ड्स होता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और सेकंड नंबर पे जो आता है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आता है। बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये लेस सीवियर है, इतना ज़्यादा सीवियर किस्म का इफेक्ट नहीं आता और ये एज जो बच्चों की 11 से लेकर 25 साल तक की होती है उस वक्त तक आता है। तीसरे नंबर पे अगर इसकी टाइप्स को हम देखें, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जो तीसरी टाइप है इसको हम कहते हैं कंजेंटियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यानी कि कंजेंटियल वो होता है जो बाय बर्थ होता है, ऐसे बच्चा जैसे ही पैदा होगा तो उसके मसल्स जो है वो लूज होंगे और इसको कंजेंटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हम बोलेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे जो आता है उसको हम कहते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या है? इनएबिलिटी टू रिलैक्स मसल्स को रिलैक्स करने में इनएबिलिटी होती है, मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाते और ऐसे पेशेंट्स को मसल्स को रिलैक्स करने के लिए मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन वगैरह दी जाती है। तो फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइजेस भी इसका बेस्ट वे है। मायोटोनिक के बाद आ जाता है फेजियो स्केपुलोह्यूमरल डिस्ट्रॉफी और ये जैसे इसके नाम से ही डिस्कस है फेजियो स्केपुलोह्यूमरल डिस्ट्रॉफी, यानी कि ये फेजियो मीन ये फेस के जो मसल्स हैं उनको भी डिस्टर्ब करेगा, स्केपुलो यानी कि जो स्केपुला के इर्द गिर्द मसल है उनको भी डिस्टर्ब करेगा और ह्यूमरल जो ह्यूमरस का जॉइंट है उसको भी डिस्टर्ब करेगा, उन मसल्स को डिस्टर्ब करेगा। तो ये बेसिकली जो फेजियो स्केपुलो ह्यूमरल डिस्ट्रॉफी है ये क्या करती है, फेस, शोल्डर और जो अपर आर्म है उसके मसल्स को डिस्ट्रॉय करेगी। उसके बाद छठे नंबर पे आती है लिम्ब ग्रिडल डिस्ट्रॉफी। ये जो लिम्ब ग्रिडल डिस्ट्रॉफी है ये बेसिकली जो हमारे बड़े जॉइंट्स हैं जैसे हिप जॉइंट हो गया या फिर शोल्डर जॉइंट हो गया, इन जॉइंट्स के जो मसल्स हैं उनको इफेक्ट करती है। उसके बाद सातवें नंबर पे जो आए ऑक्लोफेरेंजियल डिस्ट्रॉफी। ऑक्लोफेरेंजियल डिस्ट्रॉफी, ऑक्लो मसल होता है फेस का और फेरेंजियल जो है हमारी फेरिंक्स जो होती है, जो खुराक की नाली होती है उसको हम कहते हैं। तो एक तो फेस के मसल्स यहाँ पे लूज हो जाएंगे और सेकंड वन जो है जो फेरिंक्स के मसल है ये मसल्स लूज हो जाएंगे, ये मसल अपना काम छोड़ देंगे जिसकी वजह से क्या है, निगलने में प्रॉब्लम होगा, स्वेलो में प्रॉब्लम होगा। और उसके बाद आठवें नंबर पे अगर आप आ जाए इसकी टाइप्स के ऊपर तो डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और ये जो डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये 40 साल से 60 साल की एज में इफेक्ट होती है और इसमें जो मेन चीज़ें इफेक्ट होती हैं उसमें बाजू हो गया, फुट हो गया, हैंड हो गया, इन चीज़ों के जो मसल्स हैं ये बेसिकली अपना काम छोड़ देते हैं। तो ये तो हमने टाइप्स यहाँ पे डिस्कस कर ली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। अब हम इसके मेन पॉइंट्स पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये इनहेरिटेड डिजीज़ है। ये डिजीज़ क्या है, इनहेरिटेड है, ये मूर्सी बीमारी है जो विरासत में मिलती है
और सेकेंडली क्या है, वीकन्स योर मसल्स ओवर टाइम। जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपके मसल्स को ये क्या कर देती है, वीक कर देती है, कमजोर कर देती है। ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन कॉल्ड डिस्ट्रोफिन। ये किस वजह से होती है, एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रोफिन कहते हैं। और डिस्ट्रोफिन की प्रोटीन की कमी की वजह से डिस्ट्रॉफी होती है, जिसको हम कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यानी कि मसल्स अपना जो है फंक्शन वो छोड़ देते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे देखें तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से। प्रॉब्लम हमारे पास आते हैं वॉकिंग। जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वॉक आहिस्ता आहिस्ता कम कर देगा या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी वॉक उसकी। स्वेलिंग, उसका जो निगलने की पावर है, स्वेलो करना खाना को, वो नहीं कर पाएगा। मसल कोऑर्डिनेशन, उसकी जो मसल्स की कोऑर्डिनेशन है, मसल की जो टूनअप है वो कम हो जाएगा। एट एनी एज, एक तो ये है कि ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये किसी भी एज पे हो सकती है। जैसे हमने टाइप डिस्कस की, टाइप्स में 60 to 40 ईयर भी है, उसमें 11 to 25 ईयर भी है, लेकिन मोस्ट कॉमनली 80% जो पेशेंट होते हैं वो बच्चे होते हैं, एट चाइल्डहुड, यानी बचपन की एज में ये बीमारी लाक हो जाती है, तो इसको हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, आप इसको पेशेंट को कैसे आपको पता चलेगा कि इस पेशेंट को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो उसमें चार एक सिम्टम्स हैं। सिम्टम नंबर 1 क्या है, ट्रबल वॉकिंग। जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट होगा उसको वॉकिंग में प्रॉब्लम होगा, वॉक उसकी ना होने के बराबर होगी। आहिस्ता आहिस्ता अगर वो वॉक कर रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वॉक ख़त्म हो जाएगी। डिफ़िकल्टी इन स्टैंडिंग अप, अगर वो खड़ा होगा तो उसमें भी जाहिर बात है उसको प्रॉब्लम होगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है वो खड़ा होने ही छोड़ दे। अगर खड़ा हो भी तो फ्यू सेकंड्स के लिए खड़ा हो। पोर पोस्चर, पोस्चर उसका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। पोर उसके सीधी तरह नहीं बैठ सकेगा, मुख्तलिफ वो साइड्स चेंज करता रहेगा। बोन थिनिंग, और उसकी जो बोन्स हैं वो थिन होना शुरू हो जाएंगी, पतली होना शुरू हो जाएंगी। बेसिकली उसमें कैल्शियम और विटामिन डी वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद स्क्लेरोसिस, एबनॉर्मल कर्व ऑफ स्पाइन। और बास पेशेंट में ये भी देखा गया है कि वो मूवमेंट ना होने की वजह से उनका जो कर्व होता है स्पाइन का वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसको स्क्लेरोसिस भी हम कहते हैं। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, ऐसे पेशेंट जो है उनको देखा गया है उनके ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी हैं, सांस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और लास्ट में ये लंग्स एंड हार्ट वीकनेस। जाहिर बात है कि जो ये डिजीज़ है ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की है, तो इसमें जो हार्ट के और लंग्स हो गया और हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो भी वीक होंगे, तो जाहिर बात है उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट भी वीक हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस की है। तो लास्ट में इसका फिजियोथेरेपी में इसका क्या ट्रीटमेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी में आपके पास मोस्ट प्रॉब्ली पेशेंट ऐसे आते हैं और उनको लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। उनको फिजियोथेरेपी में जो मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं, देखिए एक्सरसाइज तो है, एक्सरसाइज मस्ट है, तो लेकिन उसमें जो हम कॉमन चीज़ें यूज़ करेंगे मशीन्स में, सबसे पहले नंबर पे हम इसको इंफ्रारेड लैम्प मोस्ट कॉमनली है, अवेलेबल है। इंफ्रारेड लैम्प बेसिकली इंफ्रारेड हीट होती है और इंफ्रारेड रेज होती है इसमें, और ये जब पेशेंट को हम तकरीबन 15 to 20 मिनट्स की जब हीट देंगे तो उसका इफ़ेक्ट इतना फ़ायदा ये होगा कि उसमें जो मसल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन की कमी होगी उससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी। जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी ऑटोमेटिकली पेशेंट में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। सेकंड नंबर, सेकंड पे आप यूज़ करवाएंगे डबल हेड मसाजर। डबल हेड मसाजर बेसिकली स्ट्रॉन्ग किस्म का मसाजर होता है, और वो जब बड़े मसल्स पे लगाएंगे तो बड़े मसल्स में वो वाइब्रेशन करेंगे और एक्टिवेट करेंगे, और उसमें जो प्रोटीन यूटिलाइज नहीं हुई हुई मसल्स के अंदर वो भी यूटिलाइज होगी, तो उससे मसल्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे।
तीसरे नंबर पे आप जो यूज़ करेंगे EPM, इलेक्ट्रॉनिक मसल स्टिमुलेटर। ये एक मशीन होती है जिसको हम कहते हैं EPM, इलेक्ट्रिक मसल स्टिमुलेटर। ये बेसिकली इसके पैचेस होते हैं, वो हम मसल्स के ऊपर लगाते हैं, जो बड़े मसल्स होते हैं उसके ऊपर लगाते हैं, तो वो उनको ट्यून अप करते हैं और उससे मसल्स की स्ट्रेंथ बेहतर हो जाती है। और लास्ट में आप टेंस मशीन यूज़ करेंगे। टेंस तो बेसिकली नर्व्स के लिए होती है, लेकिन नर्व्स के साथ साथ हमें मसल्स को भी करना होता है, तो नर्व्स भी ज़रूरी है, इंटर रिलेटेड दोनों मसल्स के साथ नर्व्स का भी फंक्शन है। ज़रूरत नर्व्स भी मूवमेंट में हेल्प आउट करती हैं, मसल्स भी करते हैं, तो दैट्स वाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें पेशेंट को आप यूज़ करने के बाद फिर एक्सरसाइज कराएंगे तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम की और डिजीज डिस्कस करेंगे फिजियोथेरेपी के हवाले से और उसके ट्रीटमेंट के हवाले से। तब करते हैं। अल्लाह हाफिज़।